जरा हटके में खुशामदीद। शाहजेब जिलानी, जरार खोरो, वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे मुल्क में आए दिन बच्चियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो जराइम कमिट होते हैं, दो अफसोसनाक खबरें आई हैं, एक मर्दान से, एक डेरा इस्माइल खान से। उसका जिक्र आज प्रोग्राम में करेंगे। इसके अलावा यूरोप में कुछ इंतहा पसंद लोगों को अरेस्ट किया गया पिछले हफ्ते, उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये मामला क्या है, इस पर भी नजर दौड़ाएंगे। लेकिन आगाज इस्लामाबाद से आने वाली खबर से। वहाँ पे हमारा एक पार्लियामान है और उसका जो पार्लियामानी साल है उसका आज आगाज था। तो सदर जरदारी साहब का एक जॉइंट सेशन के साथ खिताब हुआ। वहाँ पे फॉर्म 47 वाले भी थे, 45 वाले भी थे, शोर गुल भी था। सदर जरदारी की जो तकरीर थी, इसे एक हम रिवायती समझते हैं। उसमें रिवायती बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हुकूमत को तलकीन की जाती है बेहतर तर्ज हुक्मरानी की, कुछ चीज़ें बेहतर करने की। उन्होंने आज के अपने खिताब में गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ की, उसको सराहा, लेकिन कहा कि टैक्स का निज़ाम भी हमें बेहतर करना होगा। उनकी इस मजमूई खिताब में जो शायद एक खबर वाली बात थी वो टूवर्ड्स द एंड थी, जिसमें उन्होंने कहा, उनका इशारा था जो कैनाल्स का मसला चल रहा है जनूबी पंजाब में, चौलिस्तान में, जिस पर सिंध में एहतजाज है, उसको उन्होंने एड्रेस किया। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी स्कीम इंडस रिवर सिस्टम की जिसमें कंसेंसस ना हो, जिसमें इत्तेफाक ना हो, मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता। Some of your unilateral policies are causing grave strain on the federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. तो ये इस खिताब में जो इन्होंने बात की उससे थोड़ा सा ये क्लैरिटी आई कि खुद सदर जरदारी इस बारे में क्या सोचते हैं। अब तक तासुर ये था कि उन्होंने दस्तखत किए थे, इन मंसूबों की मंजूरी दी थी, अप्रूव किया था, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती रही है। तो मजमूई तौर पे क्या माहौल था वहाँ पे। हमारे डॉन के नुमाइंदे इस्लामाबाद में नादिर गुल आज वहाँ मौजूद थे। नादिर, ये कैनाल्स के मसले पे भी आते हैं, थोड़ा सा बताएं कि ओवरऑल वहाँ पे क्या सेंस था। लोगों ने खिताब सुना भी या वैसी जो एक रिवायत होती है सब मौजूद भी थे और डस्के बजाते रहे। देखिए, आज तो जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर साहब का खिताब था, उस हवाले से पहले ही एजेंडा तो सामने आ चुका था। और अपोजिशन की जो हिकमत अमली अगर हम बात करें तो वो भी उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। सदर साहब का खिताब, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि वो एक रिवायती चीज़ें होती हैं, वो एक लिखी स्पीच होती है। और उसमें हमने ये भी देखा है कि हुकूमत के से इख्तिलाफात के बावजूद सदर ममलिकत जब भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं तो वह हुकूमत की तारीफ़ ही करते हैं। और जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर की शुरुआत में हुकूमत की तारीफ़ की। और पहले भी ये रिवायत रही है कि अगर कोई इख्तिलाफात हों भी तो वो तजावीज़ की शक्ल में सामने आती रही हैं। हमने माजी में भी ये देखा है कि अगर किसी फैसले से इख्तिलाफ है तो उस हवाले से वो तजवीज़ की शक्ल में सामने आता है। जरदारी साहब ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने तारीफ़ भी की, मईशत से मुतल्लिक उन्होंने जो फिगर था वो भी सामने रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी जैसे हमेशा दी जाती हैं। लेकिन जब स्पीच के आखिर में अगर हम बात करें तो वो मेरा ख्याल है कि सबके लिए सरप्राइजिंग था कि सदर साहब ने आउटराइटली जो है वो हुकूमत के फैसले से इख्तिलाफ रखा और खड़े होकर कहा कि वो हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट नहीं करते। और वो फैसला जो 6 कैनाल्स का मामला है उस हवाले से था। सदर साहब ने अपनी स्पीच में, आपने भी सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी इकाइयों की मुखालफत के बावजूद जो वफाकी हुकूमत के कुछ एकतरफा फैसले, उन्होंने सिर्फ कैनाल्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जो फैसले हैं वफाक के, उनसे एक दबाव जो है वो बढ़ रहा है, इख्तिलाफात के बावजूद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि वो इस पर नजरसानी करें या ये फैसला जो है वो छोड़ दे इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जी प्लीज अपनी बात मुकम्मल करें। जी, यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सदर साहब तो हमेशा तजावीज़ देते हैं अपनी स्पीच में, लेकिन कोई सदर खड़े होके हुकूमत के किसी फैसले को इस तरह रिजेक्ट करें, ये ज़रूरत पेश आई क्यों? इसका आप भी बखूबी जानते हैं कि इस वक्त सिंध जो है वो सरापा एहतजाज है। और फिर सबसे बड़ा जो एक नुक्ता सिंध के लोग उठा रहे हैं वो ये था कि सदर साहब ने इस मंसूबे की मंजूरी दे रखी है और सदर साहब ही की मर्जी से ये 6 कैनाल्स बन रहे हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये एक तासुर था
कि सदर साहब अगर चाहते तो वो वजीर आजम साहब से मुलाकात में ये मामला रख सकते थे। वो इत्तेहादी हुकूमत है और वो सदर ममलकत के ओहदे पर इस वक्त फायज है, वो वजीर आजम साहब के सामने ये बात रख सकते थे। लेकिन इस वक्त जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ माहौल था, जो तकारीर हो रही थी, जो जलसे निकल रहे थे, जुलूस थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा था कि उन्होंने मंजूरी दी है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है, और जो पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि जरदारी साहब को ये क्यों कहना पड़ा, उसकी वजह यही है कि जरदारी साहब ने अपनी पोजीशन भी क्लियर की है। जो मुखालफत सिंध के अंदर हो रही थी, उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये कहा कि वो इस फैसले की हिमायत नहीं करते, बल्कि वो हुकूमत को कहते हैं कि इसको छोड़ दें और मुशावरत से जो है वो आगे बढ़े। लेकिन इसी के साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के ओवरऑल इख्तलाफात हैं, जरदारी साहब ने ढके छुपे लफ्जों में उसका भी जिक्र किया है। खासतौर पर पंजाब के अंदर जैसे ये एक तासुर है कि सारे के सारे मंसूबे पंजाब की तरफ जा रहे हैं, तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि तरक्की जो है वो सिर्फ मखसूस इलाकों में नजर नहीं आनी चाहिए, ये ओवरऑल होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि आज आपने भी देखा होगा कि सदर साहब के खिताब के दौरान आपको अपोजिशन लीडर और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए होंगे। सदर साहब के खिताब से पहले ही शायद हुकूमत ने ये अपनी हिकमत अमली तैयार कर रखी थी कि जो अपोजिशन रहनुमा वहां पर मौजूद हैं वो बैनर भी उठाएंगे, वो कैदी नंबर 804 के बैनर भी उठाएंगे, वो नारे भी लगाएंगे, वो एजेंडे की कापियां भी फाड़ेंगे। तो बड़ा एक स्ट्रेटेजी के तहत अपोजिशन को जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। जो सरकारी टीवी ने वहां पर सदर साहब का खिताब सुनते हुए दिखाया, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती जो बेंचेस थे उनकी तरफ से दिखाया गया कि वो सदर साहब को सुन भी रहे हैं, वो तालियां भी बजा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन की एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, हुकूमत की जानिब से उनको बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया था। अच्छा नादिर, अब एक मेरे सवाल का तो आपने जवाब दे ही दिया है कि यकीनन जो आज सदर साहब ने बात की है वो जो पिछले कई माह से सिंध में एक माहौल बन रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये यकीनन उसका ही नतीजा है। दूसरी जो जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है कि माजी में हमने देखा है गवर्नर पंजाब ने भी पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, मतलब नून लीग को, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बातें की हैं। आज हम सदर जरदारी से सुन रहे हैं और ये मेरा ख्याल है इसकी एक अहमियत तो है। लेकिन एक हमेशा एक इम्प्रेशन रहा है कि यार शेर के साथ भी हैं, शिकारियों के साथ भी हैं, और ये आसान अल्फाज में लोग कहते हैं यार शायद ये ड्रामा तो नहीं हो रहा। तो सियासी हलकों में क्या सोच है? क्या वाकई ही एक खला है, ये नहीं कह रहा कि कोई ब्रेकअप हो रहा है, या ये ज्यादातर पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें की जा रही हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात की, तो वो इख्तलाफात जो है वो शदीद इख्तलाफात हैं। इसमें से एक चीज आप देख लें कि सदर साहब को आज अपने खिताब में कुछ चीजों का जिक्र भी करना पड़ा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं बात आपको बताऊं तो खुद जरदारी साहब के जो अहकामात हैं उन पर पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो ऐवान सदर के डायरेक्टिव्स हैं उन पर वजीर आजम आफिस जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा। और वो डायरेक्टिव्स हैं क्या? जरदारी साहब चाहते हैं कि इस्लामाबाद क्लब का एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया जाए, वो उन्होंने नाम भेजा है, वजीर आजम साहब उनकी मंजूरी नहीं दे रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ सदारती अवार्ड्स के हवाले से नाम भेजे हैं, वजीर आजम उन नामों की मंजूरी अभी तक नहीं दे रहा। और इसी के साथ साथ एम्बेसडर एट लार्ज जो है उस हवाले से भी उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से सदर साहब ने नाम भेजे हैं, लेकिन उनकी भी मंजूरी अभी तक नहीं दी गई। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के ये एक हकीकत है कि इख्तलाफात हैं और बड़े संजीदा इख्तलाफात हैं। लेकिन फिर सवाल हमेशा ये उठता है कि अगर पीपल्स पार्टी के इतने इख्तलाफात हैं तो वो हुकूमत से अलग क्यों नहीं होते? और ये सवाल हमने गवर्नर पंजाब हो, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, या पीपल्स पार्टी की जो दीगर रहनुमा है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनके सामने भी रखे हैं। तो वहां पर फिर वो सियासी जवाब देते हैं कि अगर हम हुकूमत से अलग हो भी जाएं तो फिर आगे रास्ता क्या होगा? तो हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ रहनुमा ये जरूर कहते हैं कि जो हाल ही में पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ था उसमें 98% जो रहनुमा थे उनकी ये तजावीज थी कि इस वक्त जितने भी फैसले हो रहे हैं उनका मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर गिर रहा है। आप ये मत सोचें कि आपके पास वजारतें नहीं है तो आपके ऊपर मलबा नहीं गिर रहा, हम भी खराब हो रहे हैं। ये अल्फाज थे उन रहनुमाओं के। तो उसके बाद उन्होंने एक रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने भी कहा कि चले अगर हम हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें, एक इस वक्त स्ट्रेटेजी पीपल्स पार्टी के सामने आई है। बिलावल साहब ने ये जरूर इजाजत दी है कि आप खुल के मुस्लिम लीग नून के जो फैसले हैं उन पर तनकीद करें।
लेकिन उस रहनुमा ने आखिर में ये जरूर कहा कि बिलावल साहब भी इस बात के कायल थे कि ये फैसला शायद जरदारी साहब की मर्जी से ही होगा और मुशावरत से होगा, तो मैं ये फैसला यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता, तो बाद में जरदारी साहब से इस पर बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इख्तिलाफात हैं, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि बिलावल साहब का चेहरा हो या दीगर रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज हो, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से खुश नहीं है। लेकिन फिर ये तासुर मिलता है, जैसे माजी में हम दीगर जमातों के बारे में कहते रहे हैं कि शायद वो किसी मजबूरी के तहत खड़े रहे हैं, शायद इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी भी ऐसी ही किसी मजबूरी में नजर आ रही है कि तमाम तर संजीदा इख्तिलाफात के बावजूद जो है वो इत्तेहाद के हवाले से या आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा उस हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात सामने नहीं। आखिरकार हुकूमत छोड़ने के लिए मतलब इजाजत भी तो लेनी, जिसने ये सियासी निकाह करवाया है हाँ वो बड़ा मजबूत है। नहीं वही मैं कह रहा हूं ना, वो आपस में जैसे अभी बात हो रही थी ना कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं ये फैसला नहीं ले सकता, जरदारी साहब लेंगे, मेरा ख्याल है एक लेवल ऊपर फैसला लिया बहुत मजबूरी है भैया। मैं जानता हूँ क्या ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल शाहजेब, आपको कोई और सवाल है? नहीं नादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने बताया ना संजीदा इख्तिलाफात हैं और उन्होंने 2-4 ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मसले बताए, मेरे हिसाब से देखें ये कोalition गवर्नमेंट में इन मामला पे तो थोड़ी बहुत तकरार चीना चपटी चलती रहती है। दैट डजंट रिफ्लेक्ट द डीप डिवाइड। लेकिन ये बात हम पहले दिन से जानते हैं कि जैसे वसत साहब ने भी कहा कि जिन्होंने ये निकाह करवाया है वही गारंटर हैं और वो जब तक चाहेंगे ये इत्तेहाद चलेगा। जब उन्हें लगा कि नून लीग जो है वो नहीं उतना डिलीवर कर रही तो पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार खड़ी होगी और वो बताएगी कि जी हम तो मुसलसल फला चीजों पे हम इख्तिलाफ करते रहे, फला लेजिस्लेशन पे करते रहे, ये हमारा एजेंडा नहीं था। देखो शाहजेब, कोalition की जो साइंस है ना, कोalition की जो साइंस है वो ये होती है कि एक के पर अगर थोड़े से बढ़ जाएं तो दूसरे उसको कतरने के लिए रखा जाता है। इस तरह जो है मामला चलते रहते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जी बैलेंस ऑफ पावर। और तो ये जो इत्तेहादी हैं इनसे हम क्या सवाल करें, ये तो किसी और की मेरे लिए इसमें जी मेरे हिसाब से ये वो खिटपिट है जो हम घरों के अंदर देखते हैं कि चलना भी ऐसा सुबह शाम जो है वो थोड़ी सी तू मैमरी भी हो जाएगी, थोड़ा सा कभी वो भी हो जाएगा, लेकिन आप नथी एक दूसरे के और साथ। शाम को जैसे ही घर का बुजुर्ग अंदर आता है तो सब खामोश हो जाते हैं और घर दादा जान के नाम पे ही है। हाँ, तो आपने जितना लड़ना है चाहे वो डबल बेडरूम हो या सिंगल बेडरूम हो, शाम को वो है दादा जान का बेडरूम। हाँ, और वो शाम को आने से पहले वो लड़ाई खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर आपको पता ही क्या हो सकता है। मेरे लिए अगेन आप हंसेंगे, पता है आप हंसेंगे इस बात पर, ये जो कनाल्स का इशू है। अगेन यार आपके पास एक फोरम है, आप बैठ के यार इन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते थे। जो कहते हैं ना कि यार नहीं सिंध में ऐसे ही आप लोग पागल हो रहे हो, कोई मसला नहीं होगा, तो बैठ के कन्विंस कर दो। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि यार अब इस्लामाबाद क्लब का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार। मैं समझ रहा था उनका शायद इख्तिलाफ होगा कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप इजलास बुलाएं, सदर साहब ये चाहते होंगे, वजीर आजम टाल मटोल कर रहे होंगे, लेकिन इस्लामाबाद क्लब में एम्बेसडर एट लार्ज भी कोई चीज होती है यार। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ साइन भी करते हैं वो और दूसरी तरफ वो पार्टी भी उन्हें बचानी है। ये बिल्कुल आरिफ अलवी वाला हिसाब है कि मैंने साइन कर दिए हैं लेकिन मैं इसे नहीं मानता। रजा रमानी साहब ने इस तरह कई साइन किए। आरिफ अलवी 2। चलिए एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हर कत्ल और हर खुदकुशी समाज और रियासत के मुंह पे एक और तमाचा होता है। कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कि नहायत ही मामूली और आम शहरी जिन्हें कुछ नहीं समझा जाता वो कत्ल भी होते हैं, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, लेकिन ख़बर नहीं बनती। लेकिन फिर कोई ऐसा पहलू सामने आ जाता है कि हम इस ख़बर को लेने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अहम है, इसलिए कि फिर हमारा ज़मीर हमें कचोके देना शुरू कर देता है। ऐसी ही खबर डेरा इस्माइल ख़ान से आई। चंद दिन पहले वहाँ आदिल रमज़ान साहब जो हज्जाम का काम करते थे, उनकी बेटी की शादी थी। शादी के दौरान आदिल का जो भांजा है उसने शादी में शरीक एक मेहमान फ़रीद की बेटी से कुछ गुफ्तगू की। फ़रीद ने इसे गैरत का मसला बना दिया।
पंचायत तलब की गई। आदिल रमज़ान के भांजे पे इस पंचायत ने 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, मगर फिर भी फरीद का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने कहा जुर्माने से कुछ नहीं होगा, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त का मुतालबा किया गया। पंचायत ने यह मुतालबा भी माना और आदिल की 13 साला बेटी को विन्नी करार दे के फरीद के बेटे से निकाह का फ़ैसला सुना दिया। इसके बाद ये हुआ कि आदिल रमज़ान ने ख़ुद को बेबस महसूस करते हुए जहरीली गोलियां खा के ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी से पहले आदिल ने एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ा जो आप में से बहुत से लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे सुना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम है आदिल, कौम दा मैं नाया। मेरे नाल बहुत दिक्कत की थी ने, बहुत दिक्कत है। अनेद मलिक मैं बोया चावन चाह गिन गए उत्ता जोरी ते स्टाम कराया ने ते जोरी ते साफ कीता ने जेंदे विच शनाख्ती कार्ड मैं नहीं दिता। वो किफायत आखे जो भाई दियाँ 10 हाथ करा से ते अंगूठे लै से ते एक अंगूठा भाई तू ला दे। उस दे विच मकसद मैं एक अंगूठा ला गिदा ने मैं बहुत मेहनत की थी। मैं कि एक 3 दी देओ चार 2 दी देओ चार नन देंदे। उस दे विच अंगूठा मैं को लवाया ने। हुण मैं किया इब्राहिम को मेहनत की थी। मैं कि में गाली में किसा इब्राहिम आके तू हम न कर तू वाला पीछू मैं वाला पीछू ते। उस दे विच मेरे मुजरम भी कोई भी को नहीं। एक रमजू है, एक इमरान है, उदा पुत्र फरीद है। इवें में रोला मुक्की गया ते वला रोगला मेरे नर जगह ही दिता ने। मेहरबानी करके ये साहब थोड़े हुकूमत के घर ही होना चाहिए। इब्राहिम को मैं सलाम देना पिया, ये कुछ करना इब्राहिम करे ठीक है इब्राहिम। बाकी मेरे बालों की पारा थी इतने मेरे बाल इतना चाचा ने देखे नहीं। ये ख़ुदकुशी से पहले की ऑडियो है। आदिल सराय की ज़बान बोल रहे हैं और लुब लुबाब जो है उनके मैसेज का वो ये है कि मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया, स्टैम्प पेपर पे अंगूठे लगवाए गए, मगर मैंने शनाख्ती कार्ड नहीं दिया, मैंने मज़ाहमत की। और आप जो हैं मेरे बच्चों की हिफाजत करें। और आदिल ने नाम भी लिया कि जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये नौबत यहाँ तक पहुँचाई है। आदिल की मौत की बकौल पुलिस के उसके रिश्तेदारों ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। पुलिस को सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली तफसीलात से इस वाक़े का इल्म हुआ। चुनाचे पहाड़पुर थाना जो है उसकी पुलिस ने अपनी मुद्दियत में ये FIR दर्ज कर ली। और पुलिस का ये भी कहना है कि कमसिन बच्ची को विनी करने वाले मरकज़ी मुलजिम फरीद समेत 3 मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। मुतासिरा बच्ची को बाजियाब करवा के वरसा के हवाले कर दिया गया है और 7 लाख रुपए जो मुबैना जुर्माना था उसकी रकम भी बरामद कर ली गई है। लेकिन मकामी लोग और बिरादरी के लोग मकामी ज़राए का कहना है कि ये जो क्योंकि ये असर रसूख वाले लोग हैं जी, ठीक है, आई मीन कोई चुटकी बजा के जो पंचायत को तलब कर सकता है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। और ये जो हैं जिनकी ज़िंदगी गई है ये एक कदरन कुचले हुए तबके से इनका ताल्लुक़ है। तो बहुत प्रेशर डाला जा रहा है इनके घर वालों पर एज यूजुअल कि आप अल्लाह के नाम पे माफ कर दें, जैसा कि होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ा घिसा पिटा सा जुमला ज़हन में आता है, क्या करूं, मजबूरी है, आपके सामने भी दोहराना होगा कि आज के दौर में ऐसे कैसे हो रहा है, ये पंचायतें कैसे बैठ रही हैं। और हमारे पास इन सवालात का जवाब नहीं है। तो आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में एडवोकेट रक्षंदा नाज साहिबा को। आपकी बहुत एक लंबी तारीख है फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। आप ओम्बड्समैन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ विमेन भी रही हैं KP में। रक्षंदा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे ही मैं यही सवाल पूछूंगा कि हम दिहाइयाँ गुजर गई जी, मुख्तार बीबी का केस हमने देखा, इस तरह के हज़ारों हमने केसेस देखे और घूम फिर कर सारी बातें आती हैं किसी जिरगे पर या किसी पंचायत पर या किसी फैसले पर। तो अगेन आज के दौर में आज तक ऐसा हो रहा है, क्यों और कैसे?
जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया और आपने इस मौजू को जो लिया। वालेकुम सलाम जी। देखिए, ये जो आपने बताया है और ख़ास तौर पे जिस इलाके के बारे में बताया है, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो आपको हर कुछ अरसे बाद जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें आपको ये इस तरह के इंसिडेंट्स नज़र आएंगे कि जहाँ पे या तो वनी या स्वरा में लड़कियां दी जा रही हैं और या जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे। इसकी दो तीन चीजें हैं। एक तो देखिए कि सोसाइटी में इन चीजों की एक्सेप्टेंस आज भी मौजूद है। बेशक आपके कई तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो उन्होंने इन चीजों को जब एक शील्ड के तौर पे अपने किसी एंगर के लिए जवाज बनाने में हमेशा इन इलाकों में इस तरह के वाक़यात होते हैं। और मुझे इसका जो रीजन नजर आता है, देखिए स्वरा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी, या जिसको वनी आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज बनाई। आप जरा उठा के देख लें कि वो कमेटीज के जिनको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्टिव है। जी, हमें ये मुश्किल हो रही है। आपके यहाँ पे जो कमेटीज बनती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बने, चाहे स्वरा के अगेंस्ट बनी थी, या इस तरह की और जो कमेटीज हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आती है? उनकी एक्सेसिबिलिटी के कितने इशू है कि किसी को मालूम है या कोई उन तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। तो लिहाजा वो जो लोग जो इस तरह की मैं तो यही समझूंगी कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम जिसके ऊपर हमेशा हमने आवाज उठाई है कि ये कभी कमजोर का साथ नहीं देता। हमारी हर दूसरी तीसरे प्रोग्राम में कई दफा जिरगों को और पंचायत को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन आप इनकी तारीख उठा के देख लें, इनके फैसले उठा के देखें कि ये कमजोर के ऊपर जो है इनका जोर चलता है। और ये जो है फैसला जो आपकी जो पार्टीज हैं इनको बड़ा इजीली इन्फ्लुएंस कर लेती हैं। और एक थर्ड जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप हमें नजर आता है, और मैं ये बीइंग ऑम्बड्स पर्सन भी बात कर रही हूँ और बीइंग एज प्रो बोनो लॉयर जो मेरा कैरियर रहा है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत हद तक जब जैसे जैसे आपके इलाके दूर होते जाते हैं उनमें कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं और वो कंप्रोमाइज भी करती है। कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, कंप्रोमाइज भी है। रक्षंदा साहिबा, सॉरी यहाँ पे मैं आपकी कलामी के लिए माजरत। आपने बात की कि कमजोरों का कभी साथ नहीं देते। ये आदिल तो दुनिया से गुजर चले गए, लेकिन अभी इनके घर वाले बाकी हैं, तो उन पर किस हद तक प्रेशर आने वाला है? एक वक्फा लेंगे। डेरा इस्माइल खान की एक पंचायत ने फैसला किया कि आदिल नामी शख्स की कम उम्र बेटी, कोई 11 साल की कह रहे हैं, कोई 13 साल की कह रहे हैं, वो गुलाम फरीद को दी जाए। और आदिल ने इसके बाद जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। रक्षंदा नाज साहिबा हमारे साथ हैं। रक्षंदा साहिबा, अब आदिल तो इस दुनिया से गुजर गए और हमें पता है, हमने हज़ारों बार ये पैटर्न देखा है कि अब क्या होगा। मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, हम जानते हैं कि अब इनका प्रेशर आएगा आदिल के ख़ानदान पर, उनकी अहलिया पर और उनके जो बाकी जो बच्चे हैं उन पर। अब पंचायत ने तो कभी कमज़ोरों के साथ नहीं खड़ा होना। कौन सी कुव्वत है जो इनको किसी भी किस्म की हिफाजत फराम कर सकती है यहाँ इस मुल्क में? देखिए, इस वक्त 3 इदारों ने उन पर काफी प्रेशर बिल्ड किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें NCHR का रीजनल ऑफिस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है, और CM का जो अपना रीजनल ऑफिस है वहाँ पे उनको स्पेशली हदायत की गई है कि इस फैमिली को आप गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में रखें। तो उनको प्रोटेक्शन में तो रखा गया है, लेकिन ये जो आपने बात की कि वो प्रेशर ले सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। क्योंकि ये गर्मा गर्मी में तो इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं
वो उनको उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लेकिन लोकल लेवल पर क्योंकि हमारे वहाँ पे जो आपके एक्सेस टू जस्टिस के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इतने उनसे दूर हैं या लोकल लेवल पर वो इतने एक्टिव नहीं है, तो इसमें बहुत चांसेस है कि ये फैमिली कुछ दिनों में आपको एक कंप्रोमाइज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप उनकी जो एजेस हैं बच्चियों की देखें, एक बेवा औरत है और उस बेवा औरत के साथ खड़े होने वाला उस फैमिली का जो मर्द है वो भी इतना ही वनरेबल है जितना इसका हस्बैंड था। तो ये जब तक इदारे आपके लोकल सतह पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो उस वक्त तक मतलब मुझे यही नजर आता है। इस वक्त एक कैश अमाउंट जो एक बंदा अरेस्ट हुआ है उससे मिला है वो भी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है, लेकिन एज सच मेरा जो अपना तजर्बा है उसमें मुझे लगता है हाँ कंप्रोमाइज की तरफ जा सकता है। ये नाजिम जोखियों के केस में भी हमने ये देखा है, कोई 10,000 केस। उर्दू में इसे समझ किया जाता है कि दरिया में अगर रहना है तो मगरमच्छ से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात मगरमच्छों की बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया ऑनर किलिंग, तो मैं नहीं कहूंगा, किलिंग इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, चले हम कह देते हैं। मर्दान में एक वाकया आज रिपोर्ट हुआ है, आप भी उससे वाकिफ हैं, कि एक साल के बच्चे समेत 3 लोगों को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर। एक कोर्ट मैरिज हुई थी क्योंकि लड़की के खानदान शादी नहीं करना चाह रहे थे इस लड़के के साथ, और अब जब वो अपने घर चली गई अपने मियाँ के साथ, तो उस घर में दाखिल होकर उनको एक बच्चे और एक और शख्स को, उनके अपने बेटे और एक खातून और एक और शख्स को कत्ल किया गया। हमने हज़ारों बार इस तरह के केसेस देखे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बाकायदा वो गर्ल इन द रिवर एक ऑनर किलिंग के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बाकायदा वहाँ पर वो नशर हुई थी, कानून साजी भी हुई है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हुए हैं, लेकिन अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। 2022 में तकरीबन 600 लोग गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, एक साल बाद तकरीबन 500 लोग कत्ल होते हैं, मतलब फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। 2024 और इस साल की अदाद-ओ-शुमार मेरे पास नहीं है, तो हम क्यों इतने नाकाम हुए हैं? अगेन एक तो बात वही हुई जो आपने जिक्र किया कि मुआशरे की एक्सेप्टेंस है, बल्कि शाबाशी मिलती है कि यार गैरत के नाम पे तूने कत्ल किया, तू वाकई मर्द है। लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम कानून साजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन वो ट्रिकल डाउन करके ग्राउंड पर नहीं पहुंचती। रक्षंदा साहिबा, ये क्यों है? देखिए, आपके जो इदारों में लोग बैठे हैं, पहले तो आपकी जो कानून साजी हुई है 2004 में पहली अमेंडमेंट आई थी, क्रिमिनल अमेंडमेंट 2004 कि जिसमें पहली दफा ऑनर क्राइम को, और उसके ऊपर शैला ज़िया ने अपना जो तजिया लिखा था तो उसमें उन्होंने टोकनिज्म का नाम इसको दिया था। देखिए, जब तक इस मुल्क में कसास और दियत का कानून मौजूद रहेगा, आप कितना ही ऑनर किलिंग के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन कर लें, आपके यहाँ पे ये जो आपका एक स्ट्रक्चरल गैप है आपके इस लॉ के अंदर, वो आपका एग्जिस्ट, इस तरह की वाकयात होते रहेंगे। दूसरा, उसी पीरियड में बीर जैसे इलाके में, निहाल दरा में, आपके जो है ना इलेक्टेड लोगों ने कहा था कि हम इस कानून को नहीं मानते, हम इस कानून को रेजिस्ट करेंगे। और आप उठा के देख लें कि ये जो कवानीन बने हैं, इन कवानीन के अंदर जब ये इस तरह के वाकयात हो जाते हैं तो इसमें कितनी FIR लॉन्च हुई है कि जो इनके अंदर जो सेक्शन प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं उनको आपने कैसे अप्लाई करना है। और ये जो मैं कह रही हूँ कि इदारों के अंदर बैठे हुए, चाहे वो आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, चाहे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी कई दफा इसमें प्रोटेक्शन मिलती है लोगों को, तो उसमें आपके ये लॉ इफेक्टिव नहीं हो सकते। ये लॉ इफेक्टिव उसी वक्त होंगे कि जब आपके इदारे इस लॉ की कंप्लाइंस करेंगे, और आने वाले को तो शायद आम शहरी को नहीं पता होगा, लेकिन वो जब रिपोर्ट कराने आए तो उनको बताया जाए। ये हमारी जो लेजिस्लेशन होती है, एक दफा फिर मैं ये कहूंगी कि आपकी ये आम चौकियां और पुलिस स्टेशंस में तो FIR इसके से रेलेवेंट सेक्शंस के साथ रजिस्टर नहीं होती,
और बहुत सारे केस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो मतलब कि एक तरह तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि अक्सर पुलिस को शायद पता भी नहीं होता कि कानून चेंज हो गए, और वही मैं आपसे कह रही कि उनको मालूम ही नहीं है कि वो अगर एक आम शहरी उसको नहीं पता कि उसने वो सेक्शन अप्लाई करना है, लेकिन जो पुलिस में बैठा हुआ है, और मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस तो फिर आपको उनको एक एज देते हैं। मुझे बीइंग ऑम्बड्सपर्सन मुझे कई दफा एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सीनियर लेवल पर जो लॉ जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उस ऑफिसर को पता ही नहीं है कि ये लॉ इस प्रोविंस में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक इग्नोरेंस जब इदारों के अंदर होती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू एक आम शहरी जिसको तो खुद ही रोटी पानी से फुर्सत नहीं है, और उसका लिटरेसी लेवल क्या है, लेकिन आप क्वालिफाई करके आते हैं किसी इंस्टीट्यूट में और आप बैठ के आपने लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आपको खुद ही लॉ का पता नहीं है। इससे भी ज्यादा बार बार मैं ये कहूंगी कि एक एलिमेंट होता है कि जो लोकल लेवल का इन्फ्लुएंस होता है, और फिर अगर कोई लेजिस्लेशन औरतों से मुतालिक हो तो उसके साथ उसको एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि ओहो ये तो जो है ना औरतों की आजादी से रिलेटेड है, ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है। अच्छा, इससे भी ज्यादा रक्षिंदा साहिबा जो मुझे खतरनाक चीज लगती है वो एक तो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ या लॉ का पता नहीं है, चले वो तो माफ हो सकता है। लॉ का पता है लेकिन उसको सर्कमवेंट कैसे करना है, उसमें से चोर दरवाजों से कैसे बंदे को निकलवाना है, इसमें इसकी जो एक्सपर्टीज है इसका तो कोई तोड़ नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आता। देखिए, जब तक इदारों में करप्शन खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक केस डील किया कि जिसमें उसी खातून के बैंक अकाउंट से हस्बैंड ने उसके एटीएम से पैसे निकाल के और वही पुलिस स्टेशन में वो पैसे लगा के उस खातून के खिलाफ एक दिन में एफआईआर लॉन्च कर ली। और आप सोचें कि एक फेक केस की अगर एक दिन में एफआईआर होती है, जहां पे आपके जेन्युइन केसेस में कई दफा आपको हाई कोर्ट से जाके एफआईआर के लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। और इसकी वजह यह है कि अंदर की जो करप्शन है ये बहुत बड़ा एलिमेंट एक दिन में एफआईआर दर्ज करानी है तो फिर उसके साथ स्पीड मनी भी देनी होती है ना, जैसे हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षंदा साहिबा। तो कंक्लूजन ये है कि ना ही समझिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमारे मुल्क के अंदर मजहब की आड़ में लोगों को निशाना बनाना, पर्सनल स्कोर सेटल करना, तोहमतें लगाना, उनकी कत्ल की धमकियां देना, ये वाकयात आए दिन होते रहते हैं और इन अफसोसनाक वाकयात को हम रिपोर्ट भी करते हैं। ताज़ा खबर जो आई है वो यूरोप से आई है, जहां पर स्पेन और इटली के लॉ इन्फोर्समेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और 11 लोगों को हिरासत में लिया, 10 बार्सिलोना से, 1 इटली से, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि वो मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं, वो कातलाना हमले करने का प्लान बना रहे हैं, और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जो लोग भी किसी मजहब का मजाक उड़ाते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। अच्छा, ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और स्पेन के अंदर जो अखबारात जो इन्होंने इसको रिपोर्ट किया है उनका कहना है कि ये लोग इंस्पायर्ड थे, हमारे यहाँ एक मजहबी तंजीम है TLP, उससे ये इंस्पायर्ड थे और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे थे। इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो इन्होंने चला रहे थे, ग्रुप्स बनाए हुए थे। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें एक खातून भी थी जो फिर खवातीन पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, और वहाँ पे ये लोग पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे, और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि जो लोग मजहब का मजाक उड़ाते हैं या कुछ करते हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, और कैसे उनको सबक सिखाया जाए। जो रिपोर्टिंग सामने आई है पिछले चंद दिनों में इस हवाले से, उससे पता लगता है कि ये मामला आज का नहीं है, ये 2022 से इन मुल्कों में इनकी ये नज़र रखे हुए थे ऐसे लोगों पे। 2022 में फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुई
वो एक इनिशियल फेज था जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया। फिर 2023 में भी लॉ इन्फोर्समेंट ने वहां पे छापे मारे, 14 लोगों को वहां पे डिटेन किया गया स्पेन के अंदर, और फिर 11 को वहां से एक्सपेल भी किया गया था। ये जो ताज़ा पकड़ धकड़ हुई है, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनमें से 4 को अदालत के सामने जब पेश किया तो अदालत ने कहा कि इन्हें आप डिटेन कर लें। बाकियों को वार्निंग दी, उनको कहा कि आप जब आपकी तलबी होगी आप पेश होंगे। उनको फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है, समझें कि उनको जमानत पे छोड़ा है। तो ये खबर यूरोप में काफ़ी इस वक्त उछली है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हम जानते हैं कि मुल्क के अंदर भी आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। जरा वो सब ताज़ा एक वाकया कराची का भी मैं देख रहा था। जी, एक नहीं 3 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पहले एक इजाफा कर दूं, आपने जो कहा है जिस खातून को गिरफ्तार किया गया है वो 2 ग्रुप चला रही थी अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मीडिया। एक थी TLP सिस्टर्स, जिसमें बाकायदा बात होती थी कि इसके सर तन से जुदा होना चाहिए इस तरह, और दूसरी ग्रुप में वो पूरी इंटरनेट सोशल मीडिया को छान रहे होते थे कि इसमें कोई गुस्ताखाना मवाद तो नहीं है जिसको हम रिपोर्ट कर सकें। लेकिन ये जहाँ तक मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, ये सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग की बात हो रही है, केसेस की बात नहीं हो रही। अच्छा, एक नहीं 3 वाक़ये हुए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, यहाँ पर गिरफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं। 2 दिन कबल सुरजानी टाउन का एक वाक़या है कि एक अहमदी इबादत कुछ अहमदियों के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, सेक्शन 298, जिससे इसके इंटेंट टू वूंड रिलीजियस फीलिंग्स जिसको कहा जाता है। FIR दर्ज करते हैं एक मकामी TLP के ऑफिस बेरर, उनका नाम भी दिया हुआ है, और जिसमें 20 अहमदी जमात के मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर ना फिर एक हजूम वहाँ पर गैदर हो जाता है, और जब पुलिस आती है तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, और 25 अहमदियों को हिफाजती तहवील में ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इनके ऊपर ही FIR दर्ज की जाती है। इल्ज़ाम ये है कि आप जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बंद कमरे में था, ये एक बंद कमरे में था। तो जहाँ तक मेरे लिमिटेड नॉलेज है, ये गैर कानूनी शायद नहीं है। हाँ, ये मतलब 4 दीवारी में कोई भी मजहबी गिरोह जो है अपनी सरगर्मियां कर सकता है, वो तबलीग नहीं कर सकता, वो तबलीग नहीं कर सकता, ओपन प्रीच नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पर होता ही है, आप एक नीम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें, उसको हल करने के लिए पुलिस आती है और कहते हैं यार मामला ठंडा करने के लिए इनको उठा लो। अच्छा, सरगोदा में पिछले माह तकरीबन 100% यही हुआ था, जहां पर 22 अहमदियों को जुमे की नमाज के पढ़ने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, वहां पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे कि एक तो कि लाउड स्पीकर से तिलावत हो रही थी। अच्छा, उस बिल्डिंग में लाउड स्पीकर की कानूनी इजाज़त होती ही नहीं है और ना ही थे वहाँ पर। और दूसरा जो इल्ज़ाम था कि जी हमने देखा है इनको बाजमात नमाज पढ़ते हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां तक मुझे पता है तो वहां की खिड़कियों ब्लैकआउट होते हैं, तो आप अंदर देख नहीं सकते अनलेस कि आप उस जमात खाने में आप खुद मौजूद थे, जो शायद वो नहीं थे। और ये सुरजानी टाउन का जो वाकया है कराची की जो मैं जिक्र कर रहा था, वो 8 मार्च को होता है। 8 मार्च को एक और वाकया पेश होता है बहावल नगर में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पर 2 ग्रोहों के बीच में एक लड़ाई होती है किसी छोटी मोटी चीज के ऊपर, पता नहीं क्या, और उस दौरान अमजद नाम का एक शख्स, पहले से उनकी तबीयत शायद नासाज थी, तो वो बीमार हो जाते हैं, गश खा के गिर जाते हैं। जब उनको अस्पताल ले जा रहे होते हैं तो उनका वहां पर इंतकाल हो जाता है। वहां पर जो दरावाला में एक मुजाहरा शुरू हो जाता है इनकी तरफ से ही, जिसमें कहा जाता है कि असल में अहमदियों ने इस बंदे को कत्ल किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 2 ग्रोह हैं इसमें कोई अहमदी नहीं थे, कोई मकामी लोग थे, उनकी लड़ाई चल रही थी। इसके बाद आग की तरह सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं, आपको पता है ये कैसे होता है। जिसके बाद वो एक मुतालबा करते हैं कि क्योंकि ये कातिल हैं तो इनके जो इबादत गाह है उसको भी मश्क कर दिया जाए, उसको मिसमार किया जाए। पुलिस वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं यार यहाँ पर तो हजूम है, तो वो कहते हैं कि यार चलें, हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं है, हम खुद हैवी मशीनरी बनाकर उस इबादत गाह को मिसमार कर देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सेक्शन 302 कत्ल वगैरह वगैरह के केसेस अहमदियों पर आप वहां पर दर्ज कर देते हैं। तो ये टेल ऑफ 2 सिटीज चल रही है। पैटर्न एक ही तरह का है, पैटर्न और इंतहाई कामयाब पैटर्न है।
तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको तब्दील करने की। तो जरा हमने ये देखा है कि अक्सर औकात इन वाकयात में पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो लोग फितना फसाद करना चाहते हैं उनके साथ होती है, सहूलतकारी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जब पुलिस अपना रोल प्ले करती है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए और लोगों को ये अश्योर करने के लिए कि हम इसको देख लेंगे, आप कानून हाथ में ना लें। ये जो कराची का वाकया है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसको इस पैराए में पेश किया जा रहा था कि जहां पे कानून की अमलदारी हो तो वहां पर ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हाँ, और हमने एक हैदराबाद का भी शायद 1-1.5 साल पहले वाकया हुआ था कि वो शहर के बीच में एक बिल्डिंग है, वहाँ अचानक से लोग जमा हो गए कि यहाँ शायद कोई हिंदू फैमिली थी कि जी इन्होंने तौहीन की है। तो ना सिर्फ वहाँ के हमसाए उन्होंने इलाके के लोगों ने बल्कि पुलिस ने भी उन्हें निकाला था बाहिफाजत। तो ये हो तो सकता है, लेकिन पैटर्न वही है कि आप इतना प्रेशर डालें, इतना घेराव कर लें और इतना फ़ज़ा को मुकद्दर कर दें कि पुलिस जो है वो ये कहे कि यार बस यार इसको फैलने से रोकने के लिए है, इन्हें ही तंबू कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए, एक फरीक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरा फरीक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तो ये भी इक्वेशन के अंदर आता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।